नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश। बालाघाट पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बालाघाट पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ऑनलाइन ठगी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। ठगे गए 40 लाख रुपये सहित 55 लाख का मशरूका बरामद। पुलिस की जानकारी अनुसार आवेदिका शोभा सोनेकर 64 वर्षीय महिला प्रेमनगर निवासी द्वारा थाना कोतवाली में 23 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीमा क्लेम के नाम पर उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में साइबर सेल और पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर एक बड़े ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर फरियादी शोभा सोनेकर से ठगे गए 40 लाख रुपए की राशि एवं अन्य सामग्री सहित कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी राहुल उम्र 37 वर्ष नवादा बिहार निवासी, हिमांशु उम्र 29 वर्ष थाना घंटाघर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी वर्तमान में नोएडा, ब्रिजेश गौतम नगर नोएडा निवासी, सतपाल झंडापुर गाजियाबाद निवासी, अमन शर्मा शाहदरा दिल्ली निवासी, अंकित वर्मा नोएडा निवासी, जो रिटायरमेंट अधिकारियों कर्मचारियों को निशाना बनाकर उन्हें बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली कोर्ट से रिमांड पर लिया गया है। वही अभी पूछताछ की जा रही है और आगे भी अन्य मामलों में शामिल होने की संभावना है। बहुत दुख की बात है कि उनको संपर्क किया किसी ने कि भाई आपने कोई ऑनलाइन पॉलिसी जो ली थी पहले, उसके शायद आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है। अगर आप प्रीमियम भर दोगे तो आपको एक बहुत मोटी राशि जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो मिल जाएगी। और जैसा कि रहता है कि अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरी कोई पुरानी चीज़ हो उसको कर लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए। तो जब ये हमारे पास आई तब इन्होंने बताया कि मैं पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से, जब मेरे को पहली बार ये आरोपियों ने संपर्क किया था, वहाँ से लेकर अगले 6 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके उनको करीबन 44 लाख रुपए जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। कभी एक खाते में ट्रांसफ़र कराते थे, कभी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कराते थे। फिर इसके बाद कभी इनको रिसीट्स भेजते थे कि आपका जो पैसा आपने जमा कराया है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हमने जमा कर दिया है। ऐसे करके बेचारी मुझे लगता है 6-7 महीने तक परेशान होती रही। उसके बाद जब उनको समझ में आने लगा और काफ़ी दिनों तक उसके बाद भी, चौथे महीने के बाद भी उनसे लगातार संपर्क करके ये पूछती रही कि भाई हमारे पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें कब प्राप्त होगा। और जब उनको 2-4 महीने बाद समझ में आया कि यार बार बार संपर्क करने के बाद नंबर बदलते जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, तब उन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया था। पहली बार जब हमें संपर्क किया था हमें भी लगा था कि भाई इतना पुराना क्योंकि केस हो चुका है और लगातार काफ़ी लंबे समय से इस तरह का उन लोगों ने पैसा इनसे अकाउंट में डलवा लिया है। हमने जब इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है वो जिस दिन फ्रॉड के अमाउंट को निकाला जाता था उसी दिन उसका कैश विड्रॉल हो जाता था। पहले वो ATM में जाता था, ATM के माध्यम से वो मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता था और लेयरिंग होने के बाद वो अलग अलग जगह से विड्रॉ हो जाता था। मुझे लगता है जो हमारी साइबर फाइनेंशियल एनालिसिस की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इन सारे लेयर्स को पढ़ने के बाद एक पैटर्न्स डेवलप किए कि ये सारा पैसा जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन कंपनीज़ के नाम पे ये अकाउंट्स खोले गए थे उन कंपनीज़ का अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे तो करोड़ों में मूवमेंट हो रहा है पैसे का। जबकि जब हमने उनके एसेट्स का निकाला तो पता चला कि उनके कोई भी फिजिकल एसेट्स ऐसे है नहीं। एक छोटी सी जगह पे दुकान के नाम पे वो कंपनीज चला रहे हैं और पर फाइनेंशियल एसेट्स जो अकाउंट्स में मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ एक विशेष चीज़ पता चली कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसमें बार बार मोबाइल नंबर्स चेंज होते जाते हैं और चेंज होने के बाद वो किसी न किसी ऐसे आदमी के नाम पे होते हैं जिसको जब हमने टच किया या उनसे स्टेटमेंट लिए तो पता चला कि कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, किसी को बोला कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना है, उसके लिए आपका खाता खुला लीजिए, आपको किसी सरकारी स्कीम का खाता के लिए आना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये जो स्कीम है ये पूरी चलाई इसलिए जा रही है कि लोगों का पैसे को रीडाउट करके लेयरिंग करके उसके बाद विड्रॉ किया जा सके। तो लगातार हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से हमारी टीम्स इसमें काम कर रहे थे। पहले हमने बड़ा साइलेंटली इसके पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद फिर हमने एक साथ मल्टीपल टीम्स बना के रेड की, जिसमें रेड में वाराणसी था, नोएडा था, गाजियाबाद था, न्यू दिल्ली था और बिहार थी। और हमें एक साथ रेड करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमें पता था कि अगर एक बार भी किसी को चेन में पता लग गया कि पुलिस उनके बारे में जानने लगी है तो फिर उसके बाद बाकी लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या लोकेशन चेंज करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि साइमल्टेनियस रेड्स का ही नतीजा है कि हम इनके पूरे गिरोह को पकड़ पाए। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते थे वो बोलता था कि मैंने पैसा निकाल के थर्ड आदमी को दे दिया है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या ऐसे साइबर फ्रॉड में रहता है कि आप पूरी चेन के एंड चेन को अगर पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वही चीज़ हमारी टीम ने करके दिखाई है। और मुझे लगता है कि 14,500 किलोमीटर खुद चले हैं और मैंने खुद देखा है क्योंकि हम लोग जब मॉनिटर करते थे
अभी भी टीम जो है लगातार 48 घंटे से बिना सोए वापस अभी दिल्ली से लेके आई है। अभी आरोपियों को हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, फिर रिमांड वापस लेंगे और करीबन 10 बार तो टीम्स, विभिन्न टीम्स जो है वो वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद सब जगह गई हैं। और ये ना केवल एक अनटायरिंग प्रोसेस रहता है, पर व्यक्ति को हमेशा अमूमन ये रहता है, आस नहीं रहती है कि कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पैसा वापस निकलेगा। पर मुझे लगता है कि जो टीम्स ने काम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ऑलमोस्ट करीबन 40 लाख रुपीज़ कैश, पर साथ साथ इनकी जो भी कंपनीज चला रहे थे उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो पूरा कॉल सेंटर चल रहा था उस कॉल सेंटर की सारी डिटेल्स, प्लस इन्होंने इनके पैसे से यूज़ करके जो गाड़ी परचेज करी थी उस गाड़ी को भी, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों से एक चीज़ तो बहुत सिद्ध है कि यदि हम लोग पूरी फाइनेंशियल ट्रेल को चेक करना चाहें तो उसको करा जा सकता है। और मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, खासकर धाइमा साहब जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, अभी इन्होंने बालाघाट ज्वाइन किया है, और उनके साथ जो भी सब इंस्पेक्टर्स थे, चाहे वो इसके विवेचक जौनवार हों, सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु हों, दिलीप हों, इन सभी लोगों ने, और हमारी साइबर की टीम खासकर, चाहे वो अभिलाष हों या कृष्णा हों, इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया है इसमें, मुझे लगता है कि मैडम खुद क्योंकि यहाँ बैठी हुई हैं, उनको भी शायद उम्मीद नहीं होगी, और हमें भी शुरुआत में थोड़ी उम्मीद कम थी क्योंकि पैसा एक बार विड्रॉ हो जाता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको ट्रेस कर पाना, बट हमारी टीम ने किया। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी एक संदेश है कि प्लीज़, इससे पहले भी जब मैं यहाँ पोस्टेड था, मुझे पता है हमारी मलाजखंड की एक रिटायर्ड महिला थी, ऑल्दो उनका अमाउंट 6-6.5 लाख का था, पर फिर भी हमने जब ट्रेल को पूरा खोला था तो उसमें कई लोग इसमें इन्वॉल्व मिले थे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो अंतर्राज्यीय गिरोह था, कि वर्तमान में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच भी इनकी तलाश में है, जिला इंदौर की मऊ पुलिस जो है उनके यहाँ भी इनसे संबंधित इनका अपराध है, धार में धामनोद थाना जो है उसकी पुलिस को भी इनकी तलाश थी, और काफ़ी समय से ये सारी पुलिस इनकी तलाश तो कर रही थी पर पूरी चेन कभी पकड़ी नहीं जा रही थी। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टास्क हमारा ये रहेगा कि इन सभी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जो उनके यहाँ की वैधानिक कार्रवाई है वो उसको सुनिश्चित कराएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन सुनते थे, आज उनको वापस पेश करेंगे, और उन 10 दिन के रिमांड में हम उनको गाजियाबाद भी लेके गए, नोएडा लेके गए, उसके बाद वाराणसी भी लेके गए, जहाँ से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पूरी चेन एक बार में खोल लेते हैं, अदरवाइज वो पैसे का ट्रांजैक्शन पे मिलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो आरोपी हैं वो ऑलरेडी अभी रिमांड पे हैं, कुछ लोगों को हम रिमांड पे लेके वापस चले गए थे, और इमीडिएटली इसलिए गए थे कि बाकी लोग फरार नहीं हो पाए। इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज़ 1930 पे कॉल करें, जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। ये आप जितना डिले करते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा विड्रॉल हो जाता है, और एक बार कभी बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली में अगर कैश विड्रॉल हो गया तो बड़ा मुश्किल रहता है उस व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, क्योंकि इसमें भी हमें कई बार पता चला कि सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं। जो आप बाकी लोगों को देखेंगे जिनके नाम पे खाते खुले हैं, सभी कोई मजदूर वर्ग का है, बहुत ही निम्न क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका मिसयूज़ किया जाता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़, एक तो पहली बात, ऐसी कोई दुनिया में पॉलिसी स्कीम नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। सेकंड चीज़ कि आप लोग अगर कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की जरा सी भी भनक लगती है, इमीडिएटली 1930 पर संपर्क करें। और उसी के साथ साथ हमने आजकल थाना कोतवाली में एक पूरा ऊपर साइबर सिस्टम स्टार्ट करा है, जो कि हमारा साइबर नोडल का काम करेगा, जो कि इन सभी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अगर कंप्लेंट्स आती है और आपसे खुद कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पा रही है, तो अगर आप कोतवाली थाने में भी आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इमीडिएटली आपका जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। सर, इसी फ्रॉड के अलावा और भी कुछ इससे डिटेल की और कितने लोगों का इस तरह से किया है? सुनिए, मैं थोड़ा सा एक बार, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की पुलिस है, उसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड के लिए ये फरार चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच मुंबई की टीम ने मुझे लगता है दो महीना पहले एक बार रेड डाली थी, पर वो असफल रहे थे, किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। एक किसी को गिरफ्तार करके गए थे और शायद उनकी कोई भी रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया, इंदौर पुलिस में मऊ और जिला धार में धामनोद पुलिस, इनके बारे में डिटेल्स अभी हमारे पास हैं, परंतु मुझे लगता है कि जब इनके बैंक अकाउंट की लंबी हम लोग एक बार वापस रिवर्स चेकिंग करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फरियादी हमें मिल सकते हैं अन्य जगह पर। इसमें पुणे में भी एक अपराध है, पुणे का एक फ्रॉड है, और एक पंजाब का। पंजाब के भी एक ऐसे रिटायर्ड टीचर या कोई अधिकारी कर्मचारी थे जिनके साथ इन्होंने इस प्रकार का फ्रॉड किया हुआ है। सर, जो मजदूरों के खाते में पैसे डालते थे, क्या इनके पहचान के होते थे, उसके बाद विड्रॉल, वो पैसे देने के बाद उनसे विड्रॉल पैसे वापस ले लेते थे क्या? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मजदूर को तो पता ही नहीं है कि उसके नाम पे खाता खुल गया है। बाकी उनका ATM, उसका मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ जो है वो फ्रॉडस्टर्स की खुद की होती है। सिर्फ आपसे तो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड जो है वो अकाउंट ओपनिंग के लिए लिया गया, आपसे एक बार बायोमेट्रिक कराया गया, अकाउंट का EKYC हो गया। जैसे EKYC हो गया, उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि जब राशि आएगी तब आपकी प्रधानमंत्री आवास की या किसी की, तो आपको सूचना दे देंगे। तो आप उसी आधार में, कई लोगों को, मजदूरों को तो पता भी नहीं है कि उनके कितने खाते खुले हुए हैं, यही ऑथेंटिकेशन कराने के नाम पे।
सर बैंक ऑफिसर्स की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस तरह से ट्रांजैक्शन बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे थे लेबरों के नाम पे, तो बैंक ऑफिसर्स भी इसमें कहीं ना कहीं संदेह घेरे में होंगे? नहीं, देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब जो मुझे लगता है आरबीआई रेगुलेशन भी ला रहा है कि इन सभी ऐसे खाते, कैपिटल अकाउंट्स के खाते खासकर, क्योंकि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा ये कंपनीज के नाम पे खुले हैं। रियल लाइफ, कोर लाइफ रियल्टर्स हैं, ओजस्विनी ग्रुप है, सत्या ट्रेडर्स हैं, सतपाल इंटरप्राइजेज है, ग्रेटर स्काई स्टे के नाम से है, तो बहुत सारी कंपनीज के नाम है। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट्स रहते हैं अमूमन बेसिकली जो अपना अकाउंट्स, तो फिर भी रेड फ्लैगिंग की आजकल एक टेक्निक स्टार्ट हुई है जिसके तहत किसी भी उसमें यदि एवरेज अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रेड फ्लैग कर रहा है। तो ये मुझे लगता है आरबीआई ने गाइडलाइंस ला दी हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से ये लागू हो जाएंगी कि कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें एक एवरेज लेवल से, मान लीजिए आपके पिछले 6 महीने में एवरेज ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये था और एकदम से आपके खाते में ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपये है, तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होकर रेड फ्लैगिंग हो जाएगी। तो ये अब आरबीआई ने इसमें लागू कर दिया है, तो मुझे लगता है अगले महीने से ये सारे बैंकिंग चैनल्स में लागू हो जाएगा। सर ये बीमा पॉलिसी लिया था, तो सबसे पहले राहुल सक्सेना जी का मेरे पास में फ़ोन आया। अब राहुल सक्सेना थे नहीं थे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका बीमा का क्लेम आया हुआ है करीब 10 लाख। तो अब मैंने बीमा लिया था तो मुझे यकीन हो गया कि भी हो सकता है आया होगा। तो उन्होंने इस बीमा के नाम पे मुझसे कंटिन्यू मतलब धीरे धीरे उसको कंपनी में जोड़ने लगा और बोले कि आप इस कंपनी में भी अपना रिटायरमेंट का पैसा या जो भी पैसा आपके पास में इसको इन्वेस्टमेंट कर देती हैं तो आपको भविष्य में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैं सर उनकी बातों में फंस गई और धीरे धीरे ऐसे करते 2 महीने तक मैं लगातार आरटीजीएस के माध्यम से बैंक के थ्रू मैंने उनको पैसा भेजा। ऐसे करते करते सर मेरे 44 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा। आपको कब चलता है? सर ये पैसा मेरा गया 19/2 से 24 सितंबर 24 में मेरी उनसे बातें चल रही थी, लेकिन 19/2 से मैंने पैसा डालना चालू किया। ये शक कैसे हुआ? शक सर जब उनके मोबाइल बंद होने लगे धीरे धीरे फिर नंबर बदलने लगे तब मुझे शक हुआ। डिस्पेंसेबल, मतलब इसमें भी हमने करीबन जब हमने डेटा निकाले तो करीबन 800 ऐसे मोबाइल नंबर्स थे जो अब हमारे रडार में आए थे, क्योंकि इन नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड बातें नहीं हो रही थी। मतलब छोटे छोटे कॉल्स हो रहे थे, कॉल्स के बाद एसएमएस आ रहे थे। फिर उन नंबर्स में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इन सभी में कॉमन्स आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ मुझे लगता है 32 बैंक अकाउंट्स का इनने पहले एनालिसिस किया, क्योंकि लेयरिंग जब हुई तो पैसा एक खाते में नहीं रुकता, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर जाके कैश विड्रॉल होता है। तो करीबन 32 बैंक खातों को जब इन्हें एनालाइज किया तब पता चला कि हाँ इसमें कॉमन पैटर्न निकल के आ रहा है। और मुझे लगता है कि उसी के कारण ये हुआ है। और करीबन 60 फ़ोन्स इन लोगों ने बदले थे जब तक मैडम के साथ फ्रॉड हुआ था। 60 फ़ोन्स बदले थे बेसिकली। तो हम लोग अभी जो इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में हमें पता चला है कि जो सिम चेंजर मशीन होती है बेसिकली जो कॉल सेंटर्स में उपयोग होती है, जिसमें मल्टीपल सिम्स लगी होती हैं और ऑटोमेटिकली सिम चेंज होकर उसमें कॉलिंग होती है। तो हम लोग उसके लिए फिर से हमारी टीम्स जाएंगी और कोशिश करेंगे कि यदि वो व्यक्ति भी जो सिम चेंजर मशीन और ये सब उपलब्ध कराता था उसके संबंध में हम लोग तस्दीक करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग उसको भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर जो आरोप राहुल पिता राजनाथ ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, जिला भोजपुर पड़ता है। हिमांशु शर्मा जो हैं ये न्यू कोटगांव गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। ब्रजेश पिता राजेंद्र प्रसाद ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले हैं। सतपाल पिता बजरंगी ये भी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, झंडापुर के। इसके बाद अमन पिता राजीव ये शारदा दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकित वर्मा पिता श्याम नारायण वर्मा ये बोरिया के रहने वाले हैं, थाना बोरिया। तो इनमें से कई लोगों में और इसमें से कुछ हैं जो एक रैपिडो ड्राइवर का काम करते थे, रैपिडो चलाते हैं वहाँ पर, दिखाने के लिए उनका रैपिडो का काम है। सेकंड एक व्यक्ति है जो MBA पास आउट हैं, जिन्होंने मास्टर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, परंतु इसी तरह के फ्रॉड कामों पे लगे रहते हैं। नाम बताते सर। ये नाम बता के डिटेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे एवरेज उम्र 35 से लेकर 40-44 साल के बीच की है और हर कोई दिखाने के लिए कोई दूसरा काम करता है। जैसे रैपिडो ड्राइवर है, आप कभी समझेंगे ही नहीं कि आपका टैक्सी ड्राइवर पीछे कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉड कराने का काम भी कर रहा है। एक व्यक्ति है जो इसमें MBA है, नोएडा से खुद MBA किया है, यूपी के रहने वाले हैं, परंतु MBA करने के बाद मास्टर्स ऑफ बदमाशी कर रहे हैं इस तरीके से। तो सभी मुझे लगता है कि नॉलेजेबल लोग हैं, मतलब क्योंकि आप सोचिए ना इतना बड़ा लेयर चलाना कोई कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या उसको पता है कि हम अगर एक लेयर में से ही खाते में से पैसा विड्रॉल करेंगे तो इट वुड बिकम वेरी सस्पिशियस।
तो उसको ट्रांसफ़र करते जाना, कुछ अहमदाबाद के खाते आए, फिर कुछ खातों से वापस गाजियाबाद में आने लगा पैसा, फिर पैसा वाराणसी से घूमते हुए। तो जब इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है तो समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जो जानकार है इन चीज़ों को, वही इस चीज़ों में लगा हुआ है। सर इनका मुखिया कौन है सर इसमें है? मुखिया कौन है मेन आरोपी? मेन आरोपी है ना राहुल राहुल है सर? राहुल पिता राजनाथ, जी। ये भोजपुर के रहने वाले। मुझे लगता है कि इनका बड़ा एक फेमस था, इनने मुंबई पुलिस को चैलेंज दिया था, मुंबई क्राइम ब्रांच को, कि हमें पकड़ के दिखाओ। वो तो अनफॉर्चुनेटली उससे में नहीं पकड़ गया, अब हमको सूचना दे रहे हैं कि हमने पकड़ लिया है। तो हम वो चले जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, जैसे ही मुंबई पुलिस पिछली बार आई थी 2-2.5 महीने पहले, तो ये वहाँ से चल के भाग गया था और वाराणसी में फरारी काट रहा था। अमूमन एक चीज़ और ये लोग करते हैं, ये कोई भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करते हैं, आपको बातें करने के लिए नॉर्मल कॉल्स नहीं मिलेंगे। तो व्हाट दे यूज इज दे यूज डोंगल। अच्छा। दे यूज डोंगल्स, प्राइवेट डोंगल्स है जिसमें सिम बदलते जाते हैं और सारी कॉलिंग व्हाट्सएप या सिग्नल के माध्यम से ही होती है। तो आप नॉर्मल कॉल्स में इनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, आपको इनको कॉल देखेंगे तो एक भी कॉल नहीं मिलेगा साल भर को, बट सिर्फ ओनली डोंगल्स के माध्यम से जो अपना आईपी होता है उसको चेंज कर करके ये लोग यूज़ करते जाते हैं। प्लस एक चीज़ और इसमें जो इन लोगों ने बहुत अच्छी करी, वीपीएन का यूज़ भी ये लोग करते हैं, बेसिकली जो अपनी मास्किंग करने के लिए यूज़ होता है, उसका भी हमें आजकल लगातार पता चल रहा है कि वीपीएन का यूज़ अब फ्रॉडस्टर्स करने लगे हैं, जिससे कि आपकी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की आईपी रहती है वो मास्क हो सके। तो इसलिए मैं फिर से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर सतर्क रहेंगे तो ये आपको फ्रॉड करने में नहीं हो पाएंगे। कोई भी आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैसा नहीं है जो फ्री में मिल रहा हो या आपको मिल रहा हो। हम बालाघाट खुद भुक्तभोगी हैं उसी डबल मनी के, जिसमें सबको डबल करके पैसा मिलना था, और मुझे नहीं लगता कि कभी वो ज़िंदगी में डबल हो पाता। पर ये चीज़ें हम थोड़े से लालच के लिए, अपना थोड़ा सा लालच और जल्दी पैसा कमाने का लालच जो हमारा रहता है, वो हमें कभी कभी बड़े एक उसमें डाल देता है, परिस्थिति में डाल देता है परेशानी वाली। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि इन चीज़ों से दूर रहें। कोई ऐसी स्कीम नहीं है, पॉलिसी स्कीम नहीं है जो आपको इमीडिएटली करोड़ों का रिटर्न दे रही हो। और बड़ी शॉकिंग बात है कि मैडम भी नहीं पर बाकी लोग भी ये समझते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो मरने के बाद मिलता है। तो फ्रॉडस्टर हमेशा यही बताते हैं कि आपका टर्म लाइफ मैच्योर हो गया है, पर व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो कोई अगर दुनिया में किसी को टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा भी तो वो सिर्फ मरने के बाद मिलता है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे कि कोई हमें बोले कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का आपके मैच्योरिटी हो गई है, उसका पैसा आप ले लीजिए, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो नहीं मिल सकता, हमारी अगली पीढ़ी को मिल जाए तो ठीक है। थैंक यू। तो मरने का